नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। हेट स्पीच के मामले में आजम खान को 3 साल की सजा हुई है। एबीपी गंगा पर हम आपको आजम को सजा दिलाने वाले तत्कालीन डीएम का धमाकेदार इंटरव्यू दिखाने जा रहे हैं। आजम की हेट स्पीच के पीछे की कहानी का खुलासा होगा। उससे पहले कुछ सवालों पर गौर कीजिए, तब इस इंटरव्यू की जरूरत आप समझ पाएंगे। सवाल ये कि क्या आपने कभी सोचा कि आखिर में आजम खान ने हेट स्पीच क्यों दी थी? अप्रैल 2019 में क्यों बार बार वो रामपुर के तत्कालीन कलेक्टर को निशाना बना रहे थे? आखिर क्या वजह थी कि बौखलाहट में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे थे? क्या आपने सोचा कि जिस अधिकारी को अखिलेश सरकार दूसरे प्रदेश से यूपी में लेकर आई थी, उसी अधिकारी ने अखिलेश के कैबिनेट मंत्री आजम खान के खिलाफ इतने मुकदमे क्यों दर्ज किए? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की, जब सपा की सरकार थी तब इस मामले में क्या अखिलेश ने कभी रामपुर के डीएम पर दबाव बनाने की कोशिश की? और इन तमाम सवालों और आजम खान की सजा से जुड़ी इनसाइड स्टोरी का जवाब आपको मिलेगा। आजम खान को सजा दिलाने वाले रामपुर के तत्कालीन कलेक्टर आईएएस अंजने कुमार सिंह ने एबीपी गंगा को इंटरव्यू दिया है। अगले 20 मिनट तक आप इस सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू को सुनिए, देखिए और समझिए कि आखिर में आजम खान ने हेट स्पीच क्यों दी थी और उन पर क्यों भारी पड़ गई। आज पहली बार आनंजय कुमार सिंह हमारे साथ हैं और हम उनसे खुलकर बात करेंगे कि कैसे आजम खान से लड़ाई शुरू हुई और किस तरह उन्होंने आजम खान को सज़ा दिलाने में रोल अदा किया। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार आप आजम खान के मुद्दे पर मीडिया से बात करने के लिए तैयार हैं, ख़ास तौर से एबीपी न्यूज़ नेटवर्क से। मुझे शुरुआत से बताइए कि 2019 में ऐसा क्या हुआ था जो आजम खान आपसे खफा हो गए थे? देखिए, बेसिकली मैं कहूँ तो मुद्दा आजम खान नहीं है। मुद्दा ये है कि प्रशासन के तौर पे हम किस तरीके से काम करते हैं, उसमें हम किस तरीके से चीज़ों को लेके आते हैं। चूँकि एक बड़े पॉलिटिकल फिगर से जुड़ा हुआ मामला है तो जाहिर सी बात है इसमें पॉलिटिकल बातें होंगी। लेकिन ऐसा कोई आजम खान से कोई पर्सनल कोई चीज़ थी नहीं। अगर शुरू से हम इसको देखें तो अगर आप देखेंगे तो रामपुर का इतिहास देखें, प्रशासन के साथ उनके संबंधों को देखें, तो ये एक तरीके से उनकी रणनीति का हिस्सा रहा है, जो कई बार बड़े ही गलत तरीके से चीज़ों सामने आता रहा और बहुत सारे लोगों ने बर्दाश्त किया। अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। पर ये जो मसला था वो इलेक्शन से जुड़ा हुआ मसला था, आचार संहिता के मामले से जुड़ा हुआ था, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। 2019 में लोकसभा का चुनाव चल रहा था, आजम खान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे। उस दौरान ऐसी क्या घटना हुई थी जो वो बहुत तल्ख भाषण दे रहे थे और उन्होंने कलेक्टर रामपुर को निशाना बना दिया और बहुत अपमानित जनक शब्द किए, और उस हेट स्पीच की वजह से उनको अदालत ने अब सज़ा भी सुना दी है, उनकी सदस्यता रद्द हो गई विधानसभा की। तो हुआ क्या था 2019 के लोकसभा चुनाव में ऐसा? देखिए, एक्चुअली तो मुझे भी नहीं पता कि किस बात से उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। मैंने कहा शायद उनकी रणनीति का हिस्सा रहा हो, लेकिन इलेक्शन से पहले जो चीज़ें हुई थी, अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो 3-4 एक्शंस हुए थे, जिसमें एक पीडब्ल्यूडी की रोड पर एक गेट था और उस गेट को लो बीम बनाया गया था जो जाता था स्वार और टांडा को जोड़ता था, जो हमारे सब डिवीज़न थे। जौहर यूनिवर्सिटी की तरफ भी वो रोड जाता है और उसको उर्दू गेट कहते थे उस समय, मुझे याद है। उन्होंने उर्दू गेट उसको नाम दिया था और वो जौहर यूनिवर्सिटी की तरफ चूँकि जाता था तो वहाँ पे लिमिटेड व्हीकल्स जो लो रूफ की जो व्हीकल्स हैं वही जा सकती थी। ये बड़ा हमारे लिए सरप्राइजिंग था कि जब मैंने उसको पहली बार देखा था तो मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगा। दूसरी चीज़ ये थी कि सरकारी गेस्ट हाउस था, उसको यूनिवर्सिटी की दीवारों में कैद कर लिया गया था, जबकि वो जो गेस्ट हाउस पीडब्ल्यूडी ने बनवाया था, वो पीडब्ल्यूडी ने सरकारी ज़मीन पे बनवाया था। विद्युत सब स्टेशन था जो पावर डिपार्टमेंट की ज़मीन पे था और उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा था। उसको चारदीवारी में कैद कर लिया था तो उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था। और एक और जो मसला था यूनानी चिकित्सालय, उसमें यूनानी जो डॉक्टरों का जो शिकायत थी मेरे पास कि उनको भगा दिया गया था और वहाँ पे कोई चिकित्सा नहीं चल रही थी और उसको भी कब्जे में कर लिया गया था और उसमें लिखित शिकायत पड़ी हुई थी कि अचानक से कुछ लोग आए और उन्होंने भगा दिया। तो ये जो चारों शिकायतें थीं, इसमें मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मेरे पहले ही कलेक्टर्स ने इस पर संज्ञानित किया था। कई एक में आर्डर पास हो गए थे। एक आर्डर तो मैं बल्कि कहूँगा उसी समय पास हो गया था जब वो
जब इलेक्शंस हो रहे होंगे, शायद 2016 में ही ऑर्डर पास हो गया था, पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। लेकिन ये जो हेट स्पीच वाला मामला है 7 अप्रैल 2019 का, ये जो उनके तेवर थे, क्या ये उस उर्दू गेट के टूटने के बाद थे या तब तक उर्दू गेट नहीं टूटा था? नहीं, ये उसके बाद की घटना है। मैं जो बता रहा हूँ ये चारों घटनाएं हो चुकी थी। और हमारे लिए देखिए, प्रशासन में बड़ी सामान्य सी बात है कि जो नियम विरुद्ध है उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बड़ा स्पष्ट रहता है कि आप जो नियम के विरुद्ध है उस पर कार्रवाई करें। ये भी कहा जा रहा है कि आज़म खान को राजनीतिक द्वेष के कारण फंसाया गया और उसमें आपको मोहरा बना दिया। आपको भेजा ही रामपुर इसलिए गया था कि आज़म खान पर कार्रवाई हो, क्योंकि आपके मिजाज के बारे में सरकार जानती थी। देखिए, इसमें कोई सच्चाई मैं नहीं कहूँगा, कम से कम मेरी नॉलेज में नहीं है कि ऐसा कोई, और मेरे स्तर पर नहीं है। जो भी रहा है वो बड़ा ट्रांसपेरेंट रहा है। प्रशासन एक पद्धति से कार्य करता है, एक प्रक्रिया से कार्य करता है, और उसको उसकी निगरानी के लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं। ये सारी चीज़ें कोर्ट में जानी हैं, कोर्ट में गई भी। हम एक एविडेंस पर काम करते हैं, हम एक प्रक्रिया के अनुसार काम करते हैं, हम नियमों के अनुसार काम करते हैं। हमने जो मुकदमे दर्ज कराए थे उस समय मैं डीएम था, और मैं जानता हूं कि हर एक मुकदमा एविडेंस बेस्ड है, प्रशासन के द्वारा जो कराया गया है। ये बात सही थी कि अखिलेश यादव या आज़म खान आपको लाए थे उत्तर प्रदेश? मैं उनकी सरकार के दौरान आया था, इसमें निश्चित रूप से ये बात सही है। कभी उन्होंने इस झगड़े के बाद जो मुकदमों का सिलसिला हुआ, कभी अखिलेश जी ने या पार्टी के किसी और नेता ने आपसे संपर्क किया, कभी कोशिश की आज़म खान की हमदर्दी में कोई मामला निपटाने के लिए? मैं इस पे एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि 2015 में जब मैं आया था, उससे पहले यूपी में किसी भी राजनीतिज्ञ से मेरा कोई परिचय नहीं था। जो भी आमना सामना हुआ है वो आने के बाद हुआ है। तो मुझे लगता है आपके इस सवाल का पूरी तरह जवाब है कि 15 में आप आए उत्तर प्रदेश में, उस वक्त अखिलेश यादव मुख्यमंत्री तो थे। तो जाहिर सी बात है, कोई आईएएस जब किसी प्रदेश में आता है और कहीं पोस्टिंग तैनाती कुछ होती है तो मुख्यमंत्री उनके बारे में ज़रूर जानते हैं। वो मुख्यमंत्री से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिश्ता ताल्लुक़ तो बन ही जाता है। लेकिन उसके पहले मेरा कुछ नहीं था, और आने के बाद भी कोई मुझे नहीं लगता, मैं कभी मिला नहीं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि उनके लिए सम्मान है, क्योंकि मुझे स्वतंत्रता के साथ कार्य करने का मौका मिला। भाषण जो था वो आज़म खान ने दिया था, तो फिर उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म, पत्नी तज़ीन फातिमा, इनसे क्या दुश्मनी हुई? कहीं नहीं, कोई नहीं है। आप देखिए, दुश्मनी की कहीं से कोई बात नहीं है। ये जो सारी चीज़ें हैं जो टेबल पे आती गई और जिसमें शिकायत हुई उसी में ये कार्रवाइयाँ भी हुई, और जो इनके मामले हैं वो अलग अलग रहे हैं, अलहदा रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि जौहर ट्रस्ट से जुड़े हुए ज़्यादा मामले हैं, क्योंकि जौहर ट्रस्ट के सारे ट्रस्टी हैं। तो उसमें जितने मामले जौहर ट्रस्ट के विरुद्ध हुए उसमें सारे ही जो ट्रस्टीज़ हैं उनको आना ही है, सारे मेंबर्स को आना ही है। बकरी चोरी, भैंस चोरी, मुर्गी चोरी, इस तरह के मुकदमे, क्या कोई समझ सकता है कि आज़म खान ये काम करेंगे? इसको भी बड़ा गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। देखिए, जो मामला है यतीम खाने से रिलेटेड है। यतीम खाना हुआ करता था जो वक्फ की प्रॉपर्टी थी, और उसको नवाब ने यतीम खाने के लिए दिया था। उस समय उस पर कुछ लोग रहते थे जिनकी आजीविका का आधार बकरियां और भैंसें थी। अब उन लोगों ने, ये हमने एफआईआर तो कराया नहीं है, कराया एफआईआर उन लोगों ने है। इसको प्रेजेंट गलत तरीके से किया जाता है कि प्रशासन ने एफआईआर कराया। जैसे सपा के नेता आरोप लगाते हैं कि आज़म खान को भाजपा ने राजनीतिक द्वेष के उसमें फंसवाया, मुकदमे किए, ये किया वो किया, तो क्या कभी भाजपा के नेताओं ने या बड़े लखनऊ से कभी कोई कॉल वॉल आता था कि कार्रवाई करनी है, नहीं करनी है, कुछ प्रेशर होता था आप पर? एक चीज़ जो मैंने महसूस किया है, जितने सारे लोग इस पे बोलते हैं, मुझे लगता है बहुत ही कम लोगों को पता है कि आखिरकार मुकदमे हैं किस बात के, या क्या मुकदमे हैं। उनका कंटेंट किसी को भी नहीं पता है, चाहे वो पक्ष में बोल रहे हो चाहे विपक्ष में। आम चर्चा ये होती है कि आज़म खान को जो है ना राजनीतिक वजह से जो है ना आपने कर दिया, उनका राजनीति चौपट कर दी है। क्या राजनीति का शिकार हुए हैं वो? देखिए, जहाँ तक मेरा है और जितने मामलों का जिक्र किया जाता है उसमें बहुत स्पष्ट करना चाहूँगा, इसमें पूरी तरह तथ्यों पर आधारित है। जो सच्चाई है, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, बोलने में बहुत माहिर हैं, अच्छे हैं। मैं उनकी तरह चीज़ों को प्रेजेंट नहीं कर सकता, और नहीं मुझे अलाउड है। मैं ये भी कहूँगा कि हम एक नियम दायरे में काम करने वाले लोग हैं, तो नहीं मुझे अलाउड है कि मैं उस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करूँ। तो पब्लिक के बीच में हम उन चीज़ों को नहीं स्वतंत्र रूप से ले जा सकते। वो स्वतंत्र हैं ले जाने के लिए, कुछ भी बताने के लिए। लोगों में वही जाता है जो वो बोलते हैं।
या उनके रिएक्शन में जो लोग बोलते हैं। मैंने एक बार ही आपको कह दिया कि बहुत कम लोगों को तथ्य पता है। एक आरोप बहुत गंभीर लगता है, वो ये कि आज़म खान ने जौहर यूनिवर्सिटी बनवाई, शिक्षा का मंदिर बनवाया, और आज़म खान खुद भी कहते हैं कि क्योंकि उन्होंने लोगों को किताब और कलम देना चाहते थे, शिक्षा का काम कर रहे थे, इसलिए उनको फंसाया गया। आप पर आरोप लगता है कि आपने उनकी यूनिवर्सिटी को चलने नहीं दिया और वहाँ पे पुलिस फोर्स लगा दी, छापे लगाए, ये किया वो किया। पुलिस का उस जगह पे प्रवेश, देखिए आज तक मैं एक क्लियर कर दूं कि आज तक यूनिवर्सिटी में कभी भी पढ़ाई को व्यवधान नहीं किया गया है। इसके बावजूद कि यूनिवर्सिटी की पूरी ज़मीन राज्य सरकार में निहित है, ये आदेश हो चुका है और अभी तक उस आदेश पे कोई रोक नहीं है। स्टेटस को है, स्टेटस को के हिसाब से सरकार उसकी मालिक है। हमने कभी व्यवधान नहीं पैदा किया, न ही बच्चों का नुकसान करके कहीं किसी का पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने तो सरकार का जो सील वील की गई थी वो हटवाई थी ना। ये वो अलग मुद्दा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत कम लोग उस चीज़ को जानते हैं कि एक्चुअली इन सब में मुद्दा क्या है और कंटेंट क्या है, अलग अलग मामले हैं। ये वादा करते हैं हमारे ABP न्यूज़ नेटवर्क पर के जो आज़म खान की जौहर यूनिवर्सिटी है उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। हर एक चीज़ की एक प्रक्रिया होती है। जो जिस चीज़ में वायलेशन होगा उसको निश्चित रूप से उस वायलेशन के अंतर्गत कोर्ट में प्रेजेंट किया जाएगा। उसके लिए सक्षम कोर्ट है, मैं नहीं। तो न तो मैं इसमें कोई वायदा कर सकता हूं क्योंकि वो कोर्ट क्या डायरेक्शन देती है। हमारा काम है किसी भी चीज़ को सक्षम स्तर तक पहुंचाना, उसके बाद निर्णय वहाँ से होता है। लेकिन ये गलत है कि कभी भी हमने यूनिवर्सिटी की शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश की। ये बात समझने की होगी कि यूनिवर्सिटी में क्यों बार बार पुलिस को जाना पड़ रहा है और क्या वजहें रही हैं, इसके पीछे बहुत कारण है। आलिया मदरसा की किताबों का आरोप था चोरी का, नगर पालिका की तिजोरी का जो वो था, नगर पालिका की वो मशीन भी बरामद की पुलिस ने यूनिवर्सिटी से। तो क्या अब आज़म खान के लिए राजनीतिक जीवन ख़त्म हो चुका है? देखिए, उनके राजनीतिक जीवन पर तो कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया उसको हमने पूरा एक से एक फैक्ट मिला के पुलिस ने और उसको हम अदालत में प्रस्तुत कर रहे हैं। बड़े हल्के तरीके से जो किताबें हैं वो किताबें मैन्युस्क्रिप्ट हैं जो अब करोड़ों में भी न मिलें, शायद हाथ से लिखी हुई किताबें हैं। तो वो सामान्य किताबें लोग मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। वो उन किताबों में बहुत गहराई है। आप रज़ा लाइब्रेरी जाके देखिए, किताबें बहुत सारी रखी हुई है। रज़ा लाइब्रेरी की बहुत इसी बात के लिए वो दुनिया की लाइब्रेरीज में टॉप 10 लाइब्रेरीज में शुमार है कि उन्हें मैन्युस्क्रिप्ट्स बहुत है। तो उस नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि किताबों की चोरी एक सामान्य घटना नहीं है। जैसे आपने जब शुरुआत हुई आज़म खान से तो घर परिवार के लोग, दोस्त लोग कहते होंगे कि इतने बड़े नेता से आप क्यों मोर्चा खोल रहे हैं, तो फिर कैसे किया आपने? ये सही है। सारे लोग कहते हैं, हमारे वरिष्ठ हैं, सपोर्ट भी करते हैं, हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे लोग सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन हाँ, ये बात तो सबको, परिवार को भी चिंता होती है, सारे लोगों को चिंता होती है कि आपने आपको क्या ज़रूरत थी जब कोई नहीं करता, क्योंकि वो इस जगह पे नहीं है। लेकिन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण है, एक अधिकारी के तौर पे हमारी क्रेडिबिलिटी का सवाल है। हम शासन का हिस्सा हैं। जब शासन और सरकार आपको सही करने के लिए इतनी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, जहाँ पर मुख्यमंत्री आपको बहुत स्पष्ट निर्देश दे रहे हो कि आपको जो नियम है, नियम के अनुसार करना है, जहाँ पे बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से चीज़ों को करने की आपको आज़ादी है, तो हम एक रिज़ल्ट दें, हमारा उत्तरदायित्व है। अधिकारी निचले स्तर पर सरकार का प्रतिनिधि होता है, शासन को रिप्रेजेंट करता है पब्लिक के सामने। आपने रामपुर ज़िलाधिकारी से और मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर हैं, अब ये सफ़र आपका शुरू हो गया। आरोप ये लग रहा है कि सरकार आपको जो एक्सटेंशन दिया है सरकार ने, वो भी इसीलिए दिया कि आप यहाँ रहकर आज़म खान पर कार्रवाई अच्छे से कराते रहें। देखिए, इस प्रक्रिया को आपको समझना पड़ेगा। जो अभी माननीय कोर्ट से जो फैसला हुआ है वो मेरा रोल नहीं है, वो हमारी प्रोसिक्यूशन टीम का रोल है। प्रोसिक्यूशन टीम ने पूरी एकजुट होके और इस बात के लिए हमेशा, क्योंकि लोअर लेवल पे जो एडवोकेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करते हैं, उन्होंने पूरी मेहनत करके एविडेंसेस को सही तरीके से कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया। आपको लगता है कि हेट स्पीच के मामले में आज़म खान को सज़ा दिलाने का काम आपने किया और ये एक नज़ीर बनेगा आगे चल के? ये मैंने नहीं,
ये हमारी पूरी व्यवस्था ने किया, पहली बात है। और इसमें हमारे प्रोसिक्यूशन की टीम का बहुत बड़ा योगदान रहा। जो माननीय कोर्ट है, कोर्ट ने भी एक बेहतर स्टैंड लिया। पहले बेटे की विदाई की गई, आप पिता की गई, और दोनों की जो सरसेरा है ना वो आप ही के बंद रहा है। देखिए, इसी को आप मानिए व्यवस्था की खूबसूरती। तंत्र अपने आप में बेहतर काम कर रहा है, ये व्यवस्था अपने आप में बहुत बेहतर काम कर रही है, क्योंकि जो वो मामला था वो मेरे से पहले का है, उसमें भी हमारी व्यवस्था ने बेहतर काम किया और उसमें माननीय हाई कोर्ट से सज़ा मतलब जो भी है वो विधायकी रद्द की गई। अब इसमें भी उसी व्यवस्था ने काम किया। हम कोई एक इंडिविजुअल नहीं होता, मैं अकेले नहीं हूँ, ये पूरी व्यवस्था है जो कार्य करती है। हमारे पीछे ताकत सरकार की है। ये जो जितनी ताकत लोग एक व्यक्ति की देख रहे हैं, एक व्यक्ति की नहीं है। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से लेके माननीय मुख्यमंत्री जी से लेके ये नीचे तक हमारे पास आती है और हम उसको एक नियम कानून के एक दायरे में लेके चलते हैं। अब आगे इरादा क्या है? आप पहले एक ग्रामीण अंचल से आए, पहले पत्रकार बने, आप ही ने बताया था, उसके बाद आईएएस बन गए। अब क्या इरादा है? राजनेता बनेंगे कि नहीं? नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि हर एक प्रोफेशन की अपनी अलग उत्तरदायित्व होते हैं, अलग जिम्मेदारियां होती हैं, अलग समझ की ज़रूरत होती है, जो समझ मुझ में नहीं है। मैं एक आप में राजनीतिक समझ नहीं है? जी हाँ, मुझमें राजनीतिक आजम खान जैसे नेता को आपने सजा करा दी अदालत से, राजनीति तो बहुत सीख गए होंगे आप। आदमी हर एक पल में सीखता है, हर एक क्षण सीखता है, हर एक व्यक्ति से सीखता है। लेकिन बेसिकली मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ, जनता की एक लोक सेवक हूँ। जनता की सेवा करना एक जो निर्धारित मेरी उत्तरदायित्व है उसके अंदर काम करना। रिटायरमेंट के बाद कोई ऑफर मिलता है तो क्या चुनाव लड़ेंगे? ये बहुत दूर की बात है। मैं इसके बारे में कहना नहीं चाहूँगा, पर इतना मैं बता दूँ कि मेरी रुचि के अनुसार का विषय नहीं है। मेरी जो रुचि है उस अनुसार की मैं अपने प्रोफेशन में हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ और अपने प्रोफेशन को मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। और मेरे बहुत से जो अधिकारी हैं वो राजनीति में आ गए और अच्छा उन्होंने किया भी है। तो अगर आप इस तरह से, जैसे आपने पहले भी प्रोफेशन बदला, आईएएस बन गए पत्रकारिता छोड़ के, अब अगर ऐसा कुछ किस्मत में हुआ तो क्या रामपुर से चुनाव लड़ना चाहेंगे? देखिए, किस्मत की तो कोई नहीं कह सकता। मैंने जहाँ जहाँ भी सर्व किया उन जगहों से मुझे बहुत लगाव है। एक सवाल मैंने आज़म खान से भी पूछा था जब उनको सजा हुई, मैंने कहा क्या हिम्मत टूट रही है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हिम्मत नहीं, जीवन टूटेगा। इस लड़ाई में कभी आपको भी लगा कुछ इमोशनल, कुछ के कहाँ फंदे में फंस गए, कुछ कभी होपलेस हुए कभी? मैं देखिए इस बात को मानता हूँ कि आप प्रकृति का हिस्सा हैं, तो प्रकृति में सुबह और शाम होती रहती है, सुख दुख। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा दिन में ही रहेंगे, हमेशा रात में ही रहेंगे। जब सुबह होगी तो शाम भी होगी, और शाम होगी तो रात भी होगी, रात के बाद फिर उजाला होगा। ये निरंतर आपकी ज़िंदगी में चलता रहता है। मैं इस विश्वास को मानता हूँ। मेरे अभी तक की जो जर्नी रही है वो बड़ी उतार चढ़ाव वाली रही है। मैं बहुत हम्बल बैकग्राउंड से, गांव के बैकग्राउंड से आता हूँ, और यहाँ तक जो मैं पहुँचा हूँ उसमें मैं ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा मानता हूँ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। अपनी धरती पर आप काम कर पा रहे हैं, अपने प्रदेश में आप काम कर पा रहे हैं अपने लोगों के लिए, ये भी बड़े सौभाग्य की बात है। कई बार इस तरह की चर्चा होती थी कि कोई आप लोग प्रोग्राम बनाते थे, प्लान बनाते थे, तो कुछ चीज़ें आउट हो जाती थी, आज़म खान तक पहुँच जाती थी। देखिए, वहाँ पे रामपुर में बड़े लंबे समय तक वो जनप्रतिनिधि रहे हैं और कैबिनेट मिनिस्टर तीन बार से ज़्यादा रहे हैं। रामपुर में ये कहा जाता था, मतलब जो आप पब्लिक से पूछेंगे तो आपको बेहतर पता है कि उनकी पॉलिटिक्स किस चीज़ पे आधारित है। तो जाहिर सी बात है कि कोई सा कोना ऐसा नहीं होगा जहाँ की चीज़ें उनको ना पता चल जाए। अभी भी है क्या उनका इतना वहाँ पे रुतबा? और मैं इसे इनकार नहीं कर सकता। ये सही है कि तो वो आप दो मोर्चों पर लड़ रहे थे, इंटरनल मोर्चे पर भी और एक्सटर्नल मोर्चे पर भी, एक बड़े नेता से। देखिए, केवल मेरी नहीं, ये एक टीम वर्क है। आप देखेंगे तो पूरी टीम एकजुट होके कि जब हमें इस बात की आज़ादी है, मैं बार बार यही चीज़ कह रहा हूँ आपसे, कि जब टॉप लेवल से हमें इस बात की आज़ादी है कि आपके ऊपर कोई दबाव किसी तरीके का नहीं होगा,
आप नियम कानून के दायरे में कार्य करने को स्वतंत्र हैं, तो हमारा उत्तरदायित्व भी उतना ही बढ़ जाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक के लिए चीज़ों को लेके जा सकें और सरकार की जो उद्देश्य है उनकी पूर्ति के लिए हम नीचे इस फैसले के बाद से लगता है आपको कि अब नेताओं के भाषण का तरीक़ा और जो स्टेटस है वो सुधरेगा, वो अपनी भाषा पर संयम रखेंगे, अपने उसमें इस तरह की जो हेट स्पीच अक्सर सुनने में मिलती थी नेताओं की चुनाव के दौर में बहुत ज़्यादा, तो क्या अब कुछ कंट्रोल होगा इससे, जो नफरती भाषण है? मैं समाज के हर कोने से उम्मीद करता हूँ कि वो चाहे वो ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे बैठे लोग ही हों, जो ख़ास समुदाय या व्यक्ति को टारगेट करके बहुत ही अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ये सब के लिए ये दुखद है, ये किसी को के लिए भी स्वीकार्य नहीं है। और जो ये बोलता है वो सोचे कि क्या आप अपने लिए स्वीकार करेंगे ये। मैं अपने अधिकारियों से भी कहता हूँ कि हमारे सामने आने वाला हर एक व्यक्ति की गरिमा है, आप उसके लिए वही चीज़ इस्तेमाल करें, उसी तरीके से उसके साथ व्यवहार करें जो आपको पसंद आएगा, उसके दिल को ठेस ना पहुंचे। जी हाँ, जो आप अपने लिए पसंद कर सकते हैं वही व्यवहार करिए। ये हम चाहे वर्चुअल दुनिया में हों, चाहे हम पब्लिक के बीच में हों, चाहे हम इंडिविजुअली बात कर रहे हों, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी बातों का असर पड़ता है और आप कहीं भी किसी को कुछ भी नहीं आपको बोलना चाहिए। बोलते समय सावधानी बरतें और कम से कम इतना कि जो आप अपने लिए नहीं पसंद करेंगे बेवजह आप किसी को और को न बोलें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये हैं मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आनंदजय कुमार सिंह, जो 2019 में उस वक्त ज़िलाधिकारी रामपुर हुआ करते थे और आज पूरे मंडल मुरादाबाद के कमिश्नर हैं। इस लड़ाई के दौरान वो मुरादाबाद के यानी कि ज़िलाधिकारी रामपुर से और मुरादाबाद के कमिश्नर बन गए, लेकिन आज़म खान के लिए वो एक मुसीबत बने और आज़म खान की सदस्यता जो है रद्द हो गई। यानी कि आज़म खान की राजनीति पर अगर ग्रहण लगा है तो आनंदजय कुमार सिंह के कार्रवाई से। उबैदुर रहमान, मुरादाबाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।